भौतिक भूगोल की इस कक्षा में बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हमने पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ के विभिन्न तथ्यों को जाना और समझा। हमने ये जाना कि सौर परिवार में कौन कौन सदस्य के रूप में शामिल है। साथ ही हमने ये भी जाना कि सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलन में रहे। इन सभी सिद्धांतों को हमने दो मुख्य वर्ग, इवोल्यूशनरी थियरीज अर्थात विकासवादी सिद्धांत तथा प्रलयवादी सिद्धांत कैटालिटिक थ्योरीज में बांटा। आज जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष का सिलेबस है, उसमें इन विभिन्न सिद्धांतों में से 3 सिद्धांत प्रमुख हैं जिनका हमें विस्तृत अध्ययन करना है। वैसे पृथ्वी की और सौर परिवार की उत्पत्ति के संदर्भ में बफन ने 1745 में, कांट की वायव्य परिकल्पना 1755 में, फिर लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना 1796 में, उसके बाद बीजवेकर की परिकल्पना, क्यूफर की परिकल्पना, उसके बाद ऑफवेन की परिकल्पना, फिर चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, फिर जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, जेफरेज की ज्वारीय परिकल्पना, फिर रसल की युग्म तारक परिकल्पना, फिर हॉयल तथा लिटलटन की नव तारक परिकल्पना, फिर क्यूपर की आदिग्रही परिकल्पना, फिर ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूर परिकल्पना, फिर सबसे प्रमुख और सबसे लेटेस्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ बिग बैंग थियरी। ये विभिन्न सिद्धांत दिए गए। हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें से इनमें से 3 सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत है नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ गिवन बाय लैप्लास। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी और सौर परिवार के अन्य पिंडों की उत्पत्ति को समझाने और बताने का प्रयास किया। लाप्लास ने जो यह न्यायिका सिद्धांत दिया, कुछ पूर्व कल्पित कल्पनाओं पर आधारित सिद्धांत था। लाप्लास ने कुछ कल्पनाएं की थी। लाप्लास ने प्रथम कल्पना यह की कि सौर परिवार की उत्पत्ति से पूर्व एक घूमती हुई नीहारिका ब्रह्मांड में मौजूद थी। दूसरी परिकल्पना उन्होंने की, यह घूमती हुई नीहारिका बहुत ज़्यादा तप्त थी। अर्थात लाप्लास ने इन 2 परिकल्पनाओं को माना कि ब्रह्मांड में एक अतितप्त और घूमती हुई नीहारिका मौजूद थी और लाप्लास का पूरा सिद्धांत इन्हीं परिकल्पनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। यही इनका मुख्य तथ्य भी है। उन्होंने कहा कि चूंकि नीहारिका धीमे धीमे अपने अक्ष पर घूम रही थी, तो इस घूर्णन क्रिया के कारण नीहारिका की ऊर्जा में जो क्षति हुई, जो ऊर्जा का व्यय हुआ, उस व्यय के कारण नीहारिका क्रमशः ठंडी होने लगी। अब ठंडी होने के कारण क्या हुआ, वह परिधीय भागों से सिकुड़ने लगी और सिकुड़ने के कारण केंद्र प्रसारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बढ़ोतरी हुई और क्रमशः इसकी घूर्णन गति में
वृद्धि होती गई। तदंतर जैसे जैसे नीहारिका ठंडी होकर सिकुड़ती गई, उसी अनुरूप उसके वेग में वृद्धि हुई। और उस वृद्धि के साथ क्या हुआ, जो केंद्रोपसारी बल तेजी से बढ़ रहे थे, उसके कारण जो नीहारिका थी उसका मध्यवर्ती भाग धीरे धीरे उभरने लगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो अंतरिक्ष में तप्त घूमती हुई नीहारिका थी, वो घूम रही थी। घूमने के कारण उसकी ऊर्जा का क्षय हुआ और उस क्षयित ऊर्जा के कारण उसकी घूर्णन में वृद्धि हुई और वृद्धि होने के साथ साथ उसका मध्य का भाग केंद्रोपसारी बलों के कारण उभरने लगा। धीरे धीरे वेग में क्रमशः वृद्धि होती चलेगी और उस बढ़ते हुए वेग के अनुरूप ही मध्यवर्ती पिंड उभरने लगा। और एक स्थिति ऐसे आई कि मध्यवर्ती भाग जो बहुत ज़्यादा उभर गया था, वहाँ से पदार्थ एक चपटी डिस्क के रूप में उससे पृथक हुआ और अलग होके अपनी कक्षा में स्थापित हुआ। लाप्लास ने आगे बताया कि उस नीहारिका की इस क्रमिक गति और क्रमिकता के कारण निरंतर चपटी डिस्क उससे पृथक होती चली गई और अंततः हमारे सौर परिवार का निर्माण हुआ। अब मित्रों, यहाँ पर पुनः मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि यदि हम तुरंत इस सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर देखें तो संभव नहीं है, लेकिन ये हम बात करेंगे आलोचना में। हम बात कर रहे हैं कि लाप्लास ने क्या कहा। लाप्लास ने कहा कि जो तप्त नीहारिका घूम रही थी, घूमने से केंद्रोपसारी बल बढ़ा, बल बढ़ने से क्या हुआ, मध्यवर्ती भाग ऊपर उठने लगा, उभरने लगा। वेग में बढ़ोतरी होने के कारण एक स्थिति आई कि चपटा डिस्क रूपी भाग मध्यवर्ती भाग से अलग हो गया। ऐसी क्रमिकता होती रही और विभिन्न चपटे पिंड बाहर निकले और अपनी अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। लाप्लास ने कहा इस प्रकार हमारे सौर परिवार की निर्माण और रचना हुई। अगली चीज उन्होंने की कि जो तपते पिंड डिस्क के रूप में मुख्य नीहारिका से अलग हुए थे, उनमें पुनः वही घटना होने लगी। वो भी घूम रही थी, अत्यधिक पदार्थ जो बाहर निकला उससे और छोटी चपटी डिस्क बाहर निकली और वो उस मुख्य पिंड के चारों तरफ चक्कर काटने लगी। फलतः पहली अवस्था में ग्रह बने और दूसरी अवस्था में क्या बने, उपग्रहों की रचना हुई। और यह क्रमिक आवृत्ति अलग अलग पिंडों में अलग अलग संख्या में संपादित हुई और इससे क्रमशः हमारे सौर परिवार, विभिन्न ग्रहों, उन ग्रहों के उपग्रहों इत्यादि का निर्माण हुआ। और इस प्रकार इस आधार पर लाप्लास ने कहा कि मूलतः गैसीय और बाद में तरल पदार्थ से अंततः पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। अगले सिद्धांत के अगले पक्ष में उन्होंने कहा कि ये तपते पिंड जो डिस्क के रूप में लगे हुए थे, दूर झटके से पृथक हुए थे, वे फलतः अपनी अपनी कक्षा में स्थापित होकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। उनके उपग्रह उनकी कक्षा में उन ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटने लगे और हमारे सौर परिवार का निर्माण हुआ। अब इनके प्रमुख बिंदुओं को देखें। सबसे पहले लाप्लास ने ये नहीं बताया, देखिए अब मैं वापस जाऊंगा बीच में, इस डायग्राम में देखिए किस प्रकार मूल पिंड से तपते पिंड के रूप में अलग अलग वलयों में विभिन्न ग्रहों फिर उनके उपग्रहों की रचना हुई। यदि हम सिद्धांत को
एज ए होल देखें, यह मत अत्यधिक सरल और लगभग तर्कसंगत प्रतीत होता है। क्यों? जिस समय 1796 में यह सिद्धांत आया था, हमारी वैज्ञानिक प्रकृति उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। अंतरिक्ष के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित थी। हबल जैसे विशाल टेलीस्कोप तब तक निर्मित नहीं हुए थे। तो प्रारंभ में माना गया कि सौर परिवार की रचना इसी सिद्धांत से हुई है, और कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो ये सिद्धांत सही है। कुछ मत जैसे ग्रहों और उपग्रहों की घूर्णन और परिक्रमण दिशा की समानता, लगभग गोलाकार कक्षा, सभी का समान तल। यदि हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर ताप की वृद्धि और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये वे तथ्य हैं जो सिद्धांत के पक्ष में बात करते हैं, जो ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि सिद्धांत लगभग सही है और सौर परिवार की